सुंदर भाई, ये फिल्म कितनी देर की है? जो मेरी फिल्म है वो 80 मिनट की है। अच्छा, ये बिलोम। हाँ जी। बहुत शानदार कैमरामैन हो भाई आप, बहुत और अच्छे लोग। मेहनत किए, मैम मेहनत मैम नजर, मेहनत करके काम किया है। और मैम फिल्म भी इन्होंने अच्छे लोगों को लेकर के बनाई है, कुछ अच्छे चेहरे भी हाँ इसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी और सुंदर जी, ये डॉक्टर प्रभांशु ओझा जी हैं, हिंदी डिपार्टमेंट में हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। जी जी, नमस्कार सर। तो हंसराज कॉलेज और कैंपस कॉर्नर की तरफ से हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, और कैंपस कॉर्नर और हंसराज कॉलेज ने मिलकर पिछले 2 साल से एक फिल्म फेस्टिवल भी शुरू किया है, जिसमें पहली बार विशाल भारद्वाज जी को हमने बुलाया था, और बहुत अच्छा इस बार भी करने वाले थे। समीर जी, लीना यादव जी, ये सब लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। तो मैं अब इस कार्यक्रम को प्रभांशु जी को दे रहा हूँ संचालन के लिए। प्रभांशु भाई, पहले थोड़ी देर 2-4-5 मिनट दोनों लोग बोलेंगे, उसके बाद कुछ सवाल मेरे पास हैं, मैं पूछूंगा, कुछ आप पूछिएगा, कुछ मैम, और कुछ सवाल अगर ऑडियंस को होंगे तो भी पूछेंगे। तो शुरू करते हैं। रमा मैम के आदेश से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करो, बिल्कुल सही है। क्या नाम, पहले दोनों लोग जितना बोलना चाहे, 5 मिनट 10, जितना इनका मन हो, पहले ये लोग दोनों बोल देंगे, उसके बाद फिर संवाद हो जाएगा, तो अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। हंसराज आप महाविद्यालय परिवार, जो कि आपका घर ही रहा है, आप दोनों लोग यहाँ के छात्र रहे हैं। विजय तोमर जी भी, सुंदरपाल जी भी, आपकी गुरु भी आपके सामने ही बैठी हुई हैं, आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य में इस आपदा के समय में भी ज्ञान विज्ञान को कैसे पूरे देश में प्रसारित करें, चाहे वो सिनेमा की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, या कि और भी जरूरी विषयों पर हम सब ने ऑनलाइन ढेर सारे प्रोग्राम मैम के नेतृत्व में हमने किया, क्योंकि इससे पूरा देश अब जुड़ पा ऑनलाइन माध्यमों से। सेमिनार हॉल में तो हम फिजिकली प्रेजेंट हो पाते थे, अब तो इस लिंक के माध्यम से देश के लोग जुड़ पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, युवा और सिनेमा पे बात करेंगे। तो ऐसे युवाओं से जिनमें एक लेखक हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता भी हैं आप, सुंदरपाल जी, और विजय तोमर जी, जो युवा सिनेमेटोग्राफर हैं, और अभी कान फिल्म फेस्टिवल में जिनकी फिल्म विलोम की बहुत ही चर्चा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति इस फिल्म ने प्राप्त की है, जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। हंसराज विद्यालय परिवार भी, महाविद्यालय परिवार, इस पर गर्व करता है। आपको बधाइयां। तो जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं सब अपने सवाल भी पूछेंगे थोड़ी देर बाद। मैं युवा और सिनेमा, युवाओं की क्या संभावना है सिनेमा की दुनिया में, खासकर जैसा कि अभी सुशांत राजपूत के बाद जिस तरह का माहौल बना है, एक निराशा सी भी मैं देख रहा हूँ। प्रभांशु, मैं बीच में बस एक बात बताना चाहूंगी कि मैम स्वागत है। सही में दोनों जो है, ये सारे मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि देखो, ये दोनों जो है, विजय और सुंदर, दोनों अपना बैचमेट रहे हुए हैं, दोनों ने संघर्ष किए, इतनी आसानी से ये यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। लोग बड़ा बड़ा काम करके कांस फिल्म फेस्टिवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये कांस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से इतने फेमस हो गए हैं कि ये हंसराज कॉलेज के लिए मतलब बहुत ज्यादा, जितना भी कहा जाए शब्द नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। पूरे हंसराज कॉलेज परिवार को अपने इन दोनों स्टूडेंट्स पे गर्व है। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से अभी जो है विजय बता रहे थे कि मैडम, मैं कभी सोचा नहीं था कैसे मेरठ से दिल्ली आए, और एकदम से कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली से मुंबई नगरी भाग जाएंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मुंबई नगरी से आप हॉलीवुड तक की यात्रा आप करिए, जितना आप आगे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का आगे जाना मतलब हंसराज कॉलेज का आगे जाना, तो स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे लोग जरूर कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, क्योंकि जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष ही बताता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करके ये लोग कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचे, हम इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और प्रभांशु, अब अपना आप शुरू करिए इनके साथ। जी
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसमें मैं आप जैसे शुक्रिया। गुरुओं का भी परिश्रम मानता हूँ, जो अपने शिष्यों को उनकी रुचि के हिसाब से पूरे मौका देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद मैम। आप हमारे सामने दोनों लोग उपस्थित हैं। इस कड़ी में आप सबके सवाल भी आते रहेंगे धीरे धीरे कि युवाओं के लिए क्या संघर्ष के बाद कितने अवसर हैं सिनेमा की दुनिया में, वो चाहे लेखक के रूप में हो, अभिनेता के रूप में हो, निर्देशक के रूप में। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, अपने अनुभव भी आप दोनों लोग बताएंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले विजय जी को आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है, और कि आजकल जो युवा है, पहले जो पढ़ाई का चयन हुआ करता था कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं, आजकल सब लोग अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिल्म और सिनेमा भी एक वैसा ही है, जो कि ये काफ़ी ओवरक्राउडेड हो चुका है, लेकिन युवाओं के लिए ये मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि एक नया आइडिया लेके आना, एक नई तरीके से सोच बनाना, वो पुराने लोगों से थोड़ा हटके है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, हमारा टाइम बदल रहा है, तो उस हिसाब से युवाओं के लिए ये चीज़ें, फिल्म मेकिंग और फिल्म के वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कि सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन, काफी ओपन हो चुका है। सुंदर, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, मुझे वैसे मेरा इनपुट तो यही है कि जो सिनेमा और थिएटर, मैं दोनों को एक मान के चल रहा हूँ अभी इस वक्त, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्टिंग को लेकर के पैशनेट होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं कि राइटिंग को लेकर पैशनेट हों, और जब इन सब चीजों का एक मिश्रण होता है, उसके बाद ही या तो कोई चीज स्टेज पर आ पाती है या फिर कैमरे के आगे आ पाती है ना। तो मेरे हिसाब से वक्त में बदलाव तो आया है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से मान के चलिए कि चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं, सीखने के माध्यम बदल गए हैं। आप अगर आप फिल्म स्कूल नहीं जा सकते, या आप किसी थिएटर स्कूल नहीं जा सकते और आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते, चाहे वो कोई भी मजबूरी हो, चाहे आप पैसा हो सकता है या आपके पास वक्त ना हो, तो आप अलग अलग माध्यम जो ऑनलाइन, डिजिटल या इस तरह से जो भी अवेलेबल माध्यम है, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज भी कर सकते हैं, उससे एक लर्निंग कर सकते हैं। और लर्न करने के बाद और नहीं है, आप कितना भी लर्न कर सकते हैं, कितना भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उस लर्निंग को आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, एक फायदा होता है कि आप किसी अच्छे स्कूल जाइए और वहां से एक सर्टिफिकेशन लीजिए, तो शायद लोग आपको जल्दी पहचान लेंगे, क्योंकि एक सर्कल होता है, एक टैग लगा होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो नहीं जा सकते या नहीं जा पाए, उन लोगों के लिए भी रास्ता उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ जैसे कहते हैं कि टाइम इज मनी, तो अगर मनी नहीं है या तो थोड़ा टाइम लगा लीजिए। तो अगर आप टाइम लगाएंगे तो शायद आप उसको आसानी से, जो भी आप चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मतलब इतना मुश्किल नहीं रह गया है। पहले अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल होता था। हाँ हाँ, मतलब एक कैमरा, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल आप कहीं फिल्म भी बनाना चाहते हैं, तो एक सिनेमा कैमरा अफोर्ड करना भी शायद इम्पॉसिबल था मेरे लिए या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ इजी कर दिया है कि अब आप थोड़े पैसों में भी कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है विजय जी आपसे। हाँ, मुंबई में अक्सर लोग जाते हैं या तो अभिनेता बनने, या डायरेक्टर बनने, या गीतकार बनने। एक कैमरामैन बनने के लिए मतलब किस तरीके की तैयारी और अनुभव आपका रहा मुंबई में? क्योंकि ये थोड़ा एक अलग तरीके का तकनीकी मामला है। बहुत सारे हमारे कॉलेज में बच्चे जो बहुत अच्छा फोटोग्राफी और कैमरा चलाते हैं, तो उनके लिए मतलब अपने अनुभव से बताइए कि एक्टिंग और निर्देशन के अलावा जब आप कैमरामैन की भूमिका में होते हैं, तो मुंबई में किस तरीके का स्ट्रगल है, उसकी तैयारी किस तरीके से मतलब की जा सकती है? तो जब फिल्म मेकिंग की बात आती है, तो सबसे पहले लोग एक्टर बनना चाहते हैं और डायरेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक्टर एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गई, जिसमें आप किसी का जीवन एक तरीके से अपना उस कैरेक्टर में बिता सकते हैं।
तो एक फैसिनेशन वाली बात है कि कैसे आप किसी और की जिंदगी भी जी सकते हैं वो छोटे टाइम के लिए। डायरेक्शन की बात आ जाती है तो डायरेक्शन मतलब फिल्म मेकिंग जो है वो डायरेक्टर का ही एक ब्रेन चाइल्ड होता है। किस तरीके से वो हर सीन को दिखाएगा, किस तरीके से वो इमोशन को बढ़ाएगा। सिनेमेटोग्राफी की जब बात आती है तो इससे पहले कि हम इस सवाल पे जाएं तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि सिनेमेटोग्राफी है क्या बेसिकली। हमने सिनेमा को बचपन से देखा है, हम उसको प्यार करते हैं, उसके तरीके से हम उसकी तरह हम किसी एक टाइम और स्पेस में जाके कुछ महसूस करते हैं। वो हमें एक एक जरिया देती है कि उस ड्रीम को हम सोच सकें, इमेजिन कर सकें वो इमोशन की। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। अब सिनेमेटोग्राफी एक विजुअल स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है। इसके इसके दो तीन मायने हैं, मतलब इसको हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है जो कि क्रिएटिव एस्पेक्ट, जब सिनेमा की बात आती है तो हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। अब सिनेमेटोग्राफी उसको कैप्चर करके दिखाना नहीं है खाली, सिनेमेटोग्राफी किस तरीके इमोशन को दिखाएगा कि आपको वो फील होना चाहिए, वो सिनेमेटोग्राफी है। और अब बात आती है कि सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए क्या करना चाहिए। सिनेमेटोग्राफर बहुत एक कॉन्क्रीट प्रोसेस है और उसको आपको एस्थेटिक समझना होगा, उसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। जैसे सुंदर ने बोला कि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने जरिए होते हैं पढ़ाई करने के। आप उसको उसकी तह तक को समझिए कि वो एक कोई भी सीन ले लीजिए, कैसा वो ऑडियंस के साथ रिएक्ट करता है वो सीन। बचपन में करण अर्जुन का वो माँ का सीन देखा तो सबके आंसू आ गए। ऐसा वो सीन शूट करना इम्पोर्टेंट उस तरीके से था ताकि वो इमोशन डेवलप हो सके लोगों के बीच में, ताकि वो अपना कनेक्ट बना सके। तो उसके लिए आपको दो तीन चीजें करनी होंगी सिनेमेटोग्राफी को समझने के लिए, कि आप अपने विजुअल एस्थेटिक जो अंदर की कॉलिंग होती है कि कैसे किसी इमेज को हम दिखाएं किसी को, उससे ऑडियंस क्या मैसेज लेगी। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज को शूट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इस तरीके से अगर हम दिखाएंगे तो ऑडियंस इसको इस तरीके से लेगी। तो वो एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अब वो क्रिएटिव इमेजिनेशन जो आपने सोची है वो टेक्निकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप उसको स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को वही दिखेगा जो कि स्क्रीन पर है। तो वो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मेरी तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो 2011 से मैंने सिनेमेटोग्राफी पे काम करना किया। 2010 में थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की नॉलेज समझनी शुरू की और आज 2020 है कि मतलब सीख ही रहे हैं रोज कुछ ना कुछ नया। तो करने के लिए आपको युवाओं को अगर फिल्म स्कूल जा सकते हैं या मीडिया स्कूल जा सकते हैं, या खुद ही करना है तो खुद ही के बैठिए, उसको समझिए कि मतलब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो आपको अंदर से मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि ये एक जो आर्ट फॉर्म है पैशन का आर्ट फॉर्म है। शूट करने में और इसको इस्तेमाल करने में और इसको इसका प्रोसेस में बहुत मजा भी आता है, पर ये आपको अंदर से मोटिवेट करता है वो आपको समझना होगा। अगर करता है तो रास्ते कठिन हो सकते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, जरूरी नहीं है कि आप कहीं जल्दी पहुंचे या नहीं पहुंचे। पर अगर आप तो आपको मतलब पैशन तो कभी भी किसी को अपना गिव अप नहीं करना चाहिए, ड्रीम्स तो कभी भी किसी को अपना गिव अप नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी ही चीज है जो अपने आपको इंसानों को एक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। हमारे सपने हमको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये सब है तो आप धीरे धीरे अपना रास्ता खुद निकाल ही लेंगे, आज यहाँ कल वहां, इस तरीके से उस तरीके से। लेकिन बेसिक है कि अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि खाली कुछ शूट करना, आप ऐसा भी हो सकता है आपके हाथ में कैमरा है और आप समझते हैं अपने आप को सिनेमेटोग्राफर, तो आप बहुत अच्छा कुछ ब्यूटीफुली सिनेमैटिक सीन शूट कर सकते हो।
पर जरूरी नहीं है कि वो सेंस बना रहा है शॉट उस फिल्म में, उस सीन में, उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है या फिर बस वो दिखने में अच्छा है, दिखने में सुंदर है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे सवाल हैं आपसे, लेकिन मैं एक सवाल सुंदर जी से पूछना चाहूँगा जी कि आप लिखते भी हैं। मैंने सुना कि आपने लिखा था कि एक अखबार से के समाचार से जी आइडिया फिल्म का आया जी था, जी और जी जी आप एक्टिंग भी आपने की है और डायरेक्शन भी किया है। जी तो जी एक तो थोड़ी सी फिल्म के बारे में बता करके आप कंफर्ट ज़्यादा किसमें होते हैं, डायरेक्शन में, लेखन में, या फिर एक्टिंग में? इस पर हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ तो मैं कहाँ कंफर्ट होता हूँ इस पे बाद में आऊंगा। मैं पहले एक आइडिया बताता हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ था, फिर मैं वो कंफर्ट शायद आपको जस्टिफाई करवा पाऊंगा। विंदर, आइडिया कह सकते हैं एक जनरलाइज उसमें एक नॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक आइडिया था, लेकिन जब मैं वो खबर पढ़ रहा था तो ये आइडिया नहीं था, ये इमोशन था, ये मेरा रिएक्शन था उस न्यूज को पढ़ने के बाद कि जो मैंने पढ़ा, जो लिखा, तो उसका रिएक्शन मेरे अंदर से निकला। मुझे वो इमोशन टच हुआ कि यार ये जो भी कुछ हुआ है ये सही नहीं है। और उस इमोशन का रिएक्शन ये फिल्म है कि मुझे अपना जो रिएक्शन है उसको दिखाने के लिए एक मासेस तक पहुंचने के लिए, एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मेरा जो मीडियम था कि यार फिल्म बना सकता हूं क्या मैं। फिर मैं इस पे थॉट प्रोसेस में जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो चाहे एज एन एक्टर, एज अ स्टेज एक्टर रही है, लेकिन उसके बीच बीच में कुछ मैंने ऐसा एब्जॉर्ब किया है कि शायद मैं लिख पाऊँ। तो मुझे शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ टाइम लगा मुझे उसको खड़ा करने में अपने आप को कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी। तो पहला तो वो जो आइडिया है वो बेसिकली इमोशन है, एक रिएक्शन है। तो उसने एक मोटिवेशन दिया है। शायद मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है एज अ स्क्रीन राइटर, लेकिन फिर मैंने उस रिएक्शन को एक मूर्त रूप देने के लिए, एक ठोस रूप देने के लिए सीखना शुरू किया कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाएगा या एक स्टोरी डेवलपमेंट क्या होता है। फिर फिल्म लैंग्वेज के हिसाब से उस स्टोरी को किस हद तक मैं लेके जा सकता हूँ। तो वो सब उसमें काफी वक्त लगा मुझे, लगभग 1 साल लगा उस चीज को पूरा फाइनलाइज करने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए, अंदर तक उस चीज को महसूस करने के लिए कि हाँ क्या मैं ये करना चाहता हूँ। तो इस तरह से राइटिंग की शुरुआत हुई। और उसके बाद क्योंकि कहानी मेरी थी, तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी मेरी है तो मैं ही कहूंगा, तो नहीं कह सकता उस कहानी को। तो अगर मैं कोई कहानी कहना चाह रहा हूँ तो शायद मैं ही कहूंगा। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छे से कह सकता हूँ, मैं अपनी बात दूसरे को बता से नहीं सकता, और वो उस तरह से शायद आगे नहीं ले जा पाएगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो फिर अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि ये डायरेक्टली मुझे ही करनी है। और इस तरह से लेखन और डायरेक्शन का एक कॉम्बिनेशन बन गया। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि एक्ट मेरे अंदर से रहता है कि यार कोई करने का मौका दे दे, तो मैं तो लोगों के आगे गिड़गिड़ाता हूँ कि ऐसा दे दो यार, मेरे को मौका दे दो, मैं कुछ कर लूँ, परफॉर्म कर लूँ, तब मेरी रूह थोड़ी शांत हो जाए। तो जब अपना काम हो रहा है तो फिर आई डिसाइडेड कि आई विल परफॉर्म वन ऑफ द कैरेक्टर व्हिच आई फाइंड वेरी क्लोज टू मी एज एन एक्टर, के फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, अच्छा ये कुछ ऐसा जा सकता है, जस्टिफिकेशन स्क्रीन पे होना चाहिए। तो आई चूज वन ऑफ दोज कैरेक्टर कि हाँ ये ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद परफॉर्म कर जाऊंगा। तो इस तरीके से पूरा फिल्म का एक से लेकर के डायरेक्शन, फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन, हम इसको फिल्म को बाहर भेज रहे हैं, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल भेज रहे हैं, और अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भेजना शुरू किया है। और रही बात किस जोन में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं एज एन एक्टर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जीना, फिर वही जैसे तोमर ने कहा था कि किसी दूसरे की जिंदगी को जीने में जो नशा है, ये नशा ही कहूंगा मैं, कि जितने भी एक्टर्स होते हैं जो जिंदगी जीते हैं, कि वो नशा ही है कि जो बार बार वो चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, चाहे उसमें दुख हो चाहे उसमें खुश। हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ये नशा ही है। तो मैं शायद उसमें कंफर्टेबल ज्यादा हूँ कि एज एन अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में अच्छा महसूस करता हूँ। और अब मैं प्रायोरिटी में मैं कहूंगा मेरे सेकंड पोजीशन पे रहेगा कि ऑलवेज आई वुड
जब तक मेरे अंदर से मुझे ना लगे कि मैं कोई कहानी कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ा कनेक्शन। तो हाँ, एज एन एक्टर आई फील मोर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। विजय जी, हाँ जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सिनेमा और उसका अध्ययन जो पेपर पढ़ाया जाता है, वो रमा जी और मैं ही पढ़ाते हैं उस पेपर को। उसमें अच्छा। एक पूरा क्वेश्चन आता है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका क्या होती है? क्या सिनेमा के कैमरे की कोई अपनी एक भाषा होती है जिसको किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है? तो इस दृष्टि से आप कुछ बताएं कि सिनेमा कितना जरूरी है, कैमरा सिनेमा के लिए, और उसकी अपनी कोई भाषा होती है क्या, जिसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी अपनी भाषा होती है? तो सिनेमेटोग्राफी की भाषा है, जैसे कि कोई भी भाषा आप ले लीजिए, हिंदी या अंग्रेजी, उसमें नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी में बेसिक सिनेमैटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आपकी लाइटिंग, कलर पैलेट, शॉट डिजाइन, आप उस शॉट को कैसे दिखाएंगे। किसी चीज को दूर से अगर आप दिखाओ तो उसमें एक अलग सा फील आता है, किसी चीज को आप पास से दिखाओ तो उसमें एक अलग सा फील आता है। तो जैसे कि भाषा कि कोई भी एक भाषा है, वैसे ही सिनेमेटोग्राफी एक भाषा है। जिस तरीके से आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप इमोशन को हाइटेंड दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ में आपको वैसा महसूस हो, लेकिन जब आप फिल्म के जरिए से उसको कैमरा में कैप्चर करते हैं और उसके जरिए से किस तरीके से आप मूड लाइटिंग करते हैं उस सीन में, ज्यादा अंधेरा कर देंगे तो थोड़ा डरावना फील आना शुरू हो जाएगा, उसमें ज्यादा रंग डाल देंगे अगर तो रंगीन हो जाएगा, लाल रंग का ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें क्राइम और ये सब चीजें काफी चीज ऐड होने लगती हैं। तो सिनेमेटोग्राफी और सिनेमा वो इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको किसी एक टाइम और स्पेस में लेके जा सकता है, आप जो नॉर्मल लाइफ में अपने नहीं जी सकते। जैसे कि कोई भी फिल्म ले लीजिए, मोहनजोदारो ले लीजिए, मोहनजोदारो को जैसे अब काल्पनिक तरीके से ही दिखाया हुआ है, लेकिन एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपको कुछ महसूस करवाता है वो। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जब आप किसी भी चीज को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से आप कैप्चर करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बोलते हैं। फिक्शन जब आपके साथ आ जाता है तो आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड करके दिखा सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी का मतलब ये नहीं होता कि क्या आप कैप्चर कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी का मतलब ये होता है कि क्या वो किस तरीके से आप उसको दिखा रहे हैं ताकि लोगों को महसूस हो। लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है कि, और ये मैसेज भी जो है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर और एज अ सिनेमेटोग्राफर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या दिखा रहे हैं। आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, उसका अगर लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कैसे लोग उसको देखेंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि एक जगह की भी बात होती है, कल्चर की भी बात होती है। जिस तरीके से हम लोगों ने जब इस फिल्म पे काम किया तो मेरा पहला सवाल सुंदर से यही था कि ये फिल्म आप बनाना जो चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पीछे कुछ मैसेज है जो कि हम एक लार्जर ऑडियंस को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि मेरे लिए पर्सनली एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत फन चीज है, लेकिन कुछ मीनिंगफुल चीजें करना एक सेटिस्फैक्टरी होता है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपको अपने ही काम से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कुछ किया जो एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग और ऑडियंस का माइंडसेट को शेप कर सकता है। तो सुंदर जी, मैं जी। आपका बायोडाटा देख रहा था। आपने लगभग 5-6 शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्मों में भी डायरेक्शन जी। का काम किया है, और नाटक जी। भी 5-6 डायरेक्ट किए हैं। जी। 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 तो थिएटर का बड़ा अच्छा अनुभव आपने कहा कि 10 साल का लगभग मेरा अनुभव है। तो जी। सिनेमा के डायरेक्शन में और एक नाटक के डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे युवा इससे जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक जी। मामूली कहते हैं ना, एक मतलब जिन्होंने फर्क क्या हो सकता है कि एक जो डायरेक्टर फिल्म बना रहा है वही डायरेक्टर फिर जब नाटक पे आता है, और दोनों में से कंफर्ट क्या है आपके लिए? आप किसमें ज़्यादा अपने आप को सुविधा महसूस करते हैं?
देखिए बस मैं ज्यादा फर्क नहीं समझता हूँ उस मामले में। अगर एज अ डायरेक्टर सिर्फ सिर्फ स्केल का फर्क है। और स्केल का कैसे फर्क है कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके पास जो स्केल है वो बहुत एक लिमिटेड स्पेस में आपको एक इल्यूजन, अगर आप स्टेज पे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड स्पेस में आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको एक ही स्टेज को अगर मान लीजिए एक सड़क दिखानी है और फिर एक तालाब दिखाना है या एक झील दिखानी है, तो उस लिमिटेड स्पेस में आप अपने एक्टर्स को या ऑडियंस को उस डायरेक्शन में जब ले जाना चाह रहे हो तो उसमें एक अलग तरह का क्रिएटिव इनपुट जाता है और उस स्पेस में ही आपको वो सब कुछ महसूस भी कराना है और रिस्पॉन्स भी लेना है। जबकि जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में स्केल थोड़ा बड़ा हो जाता है और हर लिहाज से बड़ा हो जाता है, चाहे आप स्टेज सेटिंग समझ लीजिए, चाहे आप कॉस्ट्यूम समझ लीजिए, चाहे आप मेकअप समझ लीजिए, चाहे आप लाइटिंग समझ लीजिए, तो वो स्केल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि फिल्म थोड़ा सा एक ओपन वर्ल्ड एडवेंचर है कि आप इस ओपन वर्ल्ड में जा रहे हैं और वहां आप जाकर के इस तरह की रियलिटीज को या तो कैप्चर करें या क्रिएट करें। तो एक तो ये डिफरेंस है। तो अगर पर्सनली हूँ तो जब आप एक्टर को सिर्फ एक स्टाइल का फर्क आता है कि आप उस स्पेस की लिमिटेशंस के साथ ही आपको एक्टर को भी लिमिट और छूट देनी पड़ती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा तो बाकी तो सिर्फ ये है कि जो समझ और जो इमेजिनेशन और जो डायरेक्शन आपको देनी है वो लगभग सेम है। तो आपको सिर्फ एक जब आप स्टेज पे होते हैं तो आप ऑडियंस के नजरिए से उस लिमिटेड स्पेस को इमेजिन करते हैं, और जब आप फिल्म को डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप कैमरे के लेंस के थ्रू उस ओपन वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं और कैप्चर करते हैं। अच्छा एक सवाल और भी है। महेंद्र आपने अपना वीडियो मेरे ऑफ किया हुआ है। महेंद्र पहले वीडियो ऑन कर लो अपनी। जी मैम जी। आपका स्केल कितना सुंदर भाई एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है। थिएटर भी कर रहे हैं तो थिएटर का स्केल कितना बड़ा है कि अगर आप केओडी ऑफ ड्रीम जैसे स्पेस में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग तरह का थोड़ा सा वास्ट बड़ा स्पेस है, लेकिन फिर भी बेसिक वही रहता है स्टेज का। और अगर आप फिल्म जैसे संजय लीला बंसाली जैसी फिल्म, हाँ, तो अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं और आपकी स्टोरी ऐसी है कि आप उसको आप अपने हाथों में बांध के रख सकते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा सुंदर जी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी मतलब इस दिशा में आना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने फिल्म की शूटिंग की होगी तो लगभग कितने शहरों को आपने कवर किया है? कितने शहर इसमें हैं लगभग शूटिंग करने में? इसमें सिर्फ एक शहर को शूट किया है हमने, और वो शहर एक ही है। उसका रीजन एक है कि जो कहानी जो है उसकी जो आत्मा है वो शहर है। मतलब वो पूरी कहानी का जो एक स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक सोल है वो बस्ती है, तो हमने वो शहर ही चूज किया इसलिए। उसके लिए फिर हम लोगों को ज्यादा मेरा सवाल का मतलब ये था कि जैसे कि मुंबई में शूटिंग होती है, दिल्ली में शूटिंग होती है, तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, पहले ऑर्डर लेना होता है ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बड़े शहरों में ज़्यादा मुश्किल है शूटिंग करना या छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? दोनों केस में हाँ और ना, ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे बड़े शहर हैं, अगर आप किसी भी तरीके का अगर लो बजट काम करना चाह रहे हैं तो आपका भीड़ में खो जाना और ना पता चलना एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आप स्मॉल स्केल फिल्म मेकर हैं तो शायद ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू आप अगर किसी छोटे शहर में काम करें, क्योंकि वहाँ आपको लोग नोटिस जल्दी कर लेते हैं, तो वहाँ अथॉरिटीज का भी डर रहता है उस हिसाब से। अगर आप एस्टैब्लिश्ड हैं और आपके पास उस तरह का स्ट्रक्चर है कि आप लीगल परमिशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से छोटे बड़े शहर का फर्क नहीं रह जाता है। तो जैसे कि हमारी फिल्म का स्केल उतना बड़ा नहीं है और बहुत कम लीगल चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, और जब हम 2 साल हमने काम किया तो हमारे लिए शहर छोटा ज्यादा अच्छा रहा
क्योंकि एक तो हमें लीगल काफी चीजों से नहीं गुजरना पड़ा और हम लोगों ने सेल्फ डिसीजंस लेकर के और डिसाइड करके काफी हद तक अपने आप को लिमिटेड स्पेस में ही हमने सारा शूट कर लिया। अगर हम दिल्ली जैसे बॉम्बे जैसे शहर में काम करते तो शायद हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि ये शहर अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क करते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ी फिल्म आके काम करेगी तो उसको बहुत सारी चैनल्स के थ्रू के गुजरना पड़ता है। तो हाँ, उस मामले में बड़े शहर बड़े सेटअप के साथ काम करने में ज्यादा आसान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी फिल्म किसी छोटे शहर में एस्टैब्लिश हो सकती है और जस्टिफाई कर सकती है, तो आई थिंक छोटे शहर में काम करना ज्यादा आसान है। सुंदर एक इसमें एक अकील शेख ने एक प्रश्न भेजा है चैट बॉक्स में। अकील शेख लिखते हैं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। चूंकि फिल्मों में जो चित्रित किया जाता है वह कहीं ना कहीं समाज को भी चित्रित किया जाता है, उसमें भी फिल्मों में समाज को दिखाया जाता है जी। उसका ये कहना है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अगर फिल्मों पे रिसर्च करना चाहे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है कि उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है साथ ही फिल्मों पर किस किस टॉपिक पर रिसर्च किया जा सकता है। उसके दो प्रश्न हो गए एक तरह से कि किस किस टॉपिक पे रिसर्च किया जा सकता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सुंदर और विजय दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रश्न का उत्तर देंगे और फिर महेंद्र प्रजापति भी इसका उत्तर देंगे, क्योंकि रिसर्च तो ऐसा एरिया है कि शायद फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप जैसे हिंदी साहित्य आप देख रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का सही बताऊं तो सही मायने में ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है सिनेमा में, और ज्यादा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि शुरुआत में तो कुछ शुरुआती दिनों में तो काफी इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये कनेक्शन अटक रहा है तुम्हारा सुंदर। हाँ, कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। विजय भाई आप तक जवाब दीजिए कुछ। मैं इस बारे में किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हिंदी साहित्य पे का कितना इनकॉर्पोरेशन हुआ है और कितनी रिसर्च हो सकती है, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो सिनेमा खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप सिनेमा का ही डिस्क्राइब करना शुरू कर दें तो उसमें भी काफी चीजें हो जाती है। किस तरीके का सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की फिक्शन सिनेमा। अगर फिक्शन सिनेमा की बात होती है तो किस जॉनर की आप बात कर रहे हैं, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, आप रोमांस की बात कर रहे हैं, आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से अगर हम उसको और डीपली अंदर जाएं तो हम सिनेमा का प्रोसेस क्या है, कि कौन कौन से जुड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी सिनेमा का ज्यादा इस्तेमाल, हिंदी साहित्य का हिंदी सिनेमा में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और पिछले 80-90 के दशक बाद तो मतलब आप बहुत बहुत ही ना के बराबर जो हिंदी साहित्य उसका इस्तेमाल लोग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। सुंदर जी, मेरे ख्याल से सुंदर के साथ कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ विजय आप बताओ, आप बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब सिनेमा के अंदर सिनेमा का प्रोसेस हम जानते हैं, तो किस तरीके की सिनेमा, किस स्टोरी लाइन क्या है, उसमें कितने लोग काम करते हैं। अब लोगों को सिर्फ गिनती के 3-4 लोग ही पता है। प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, अभी सिनेमेटोग्राफी की बात होनी शुरू हो गई है लेटली। हेलो, बहुत से अलग ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका लोग जानते ही नहीं है, जो कि छोटा छोटा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम हुआ,
प्रोडक्शन डिजाइन हुआ, प्रोडक्शन डिजाइन वो चीज है कि जो भी आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, जिस तरीके का सेटअप है, वो सेटअप बनाया गया है, वो सेटअप अगर बनाया गया है तो उसके पीछे थॉट क्या है, उसके वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। एक टर्म होती है जो कि मिज़-एन-सीन, जो कि फ्रेंच टर्म है। उस टर्म का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट इन द फ्रेम हैज अ मीनिंग। तो आप कुछ भी देख रहे हैं, पीछे दूर पड़ा हुआ एक पीला दुपट्टा, वो गलती से वहां पे नहीं है, वो भी एक सोच के डाला गया है जिससे एक मैसेज जा रहा है। तो अगर की बात करें तो बहुत ही वाइड टॉपिक है, आप किसी भी तरीके की रिसर्च कर सकते हैं सिनेमा पे। आप इंडियन सिनेमा पे कर सकते हैं कि कैसे इंडियन सिनेमा, जो कि बॉलीवुड सिनेमा है, कमर्शियल मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा है, एक तरीके का है। अब जो बॉलीवुड सिनेमा में होता है कि गाने बीच में शूट होके फिल्म के अंदर आ जाते हैं, सडनली आप गाने के अंदर पे हंसते खेलते हुए गाते हुए नजर आते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। तो आप किसी भी टाइप का, आप जापानीज सिनेमा की बात करें तो, आप अमेरिकन सिनेमा की बात करें तो, अमेरिकन बहुत सारी अमेरिकन सिनेमा ये है कि उसमें प्रेसिडेंट खतरे में ही है, तो एक टाइप की सिनेमा लोग बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अब जो है माहौल बदल रहा है, मतलब अब टॉपिक्स ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको विजुअल ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जरूरी नहीं है उसके लिए और आखिरी तक एक लंबा चौड़ा सीन करना जरूरी है। आप छोटी छोटी चीजों पे, मिनिमलिस्टिक चीजों पे भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। तो रिसर्च के लिए तो टॉपिक, अगर जिस तरीके से आपको इंटरेस्ट देता है कि आप सिनेमा पे किस तरीके से आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि मतलब लैंग्वेज ऑफ सिनेमा हुआ, या फिर एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा हुआ, या प्रिंसिपल ऑफ सिनेमा हुआ, या फिर people who are involved in cinema हुआ, या फिर the whole entire process from the pre production, कैसे शुरुआत से जब ख्याल आता है मन में और लास्ट तक आपकी फिल्म थिएटर में आती है, तो उसमें काफी वक्त बीत जाता है। हमने जब अपनी फिल्म बनाई है तो हमें 3 साल लग गए फिल्म बनाने में, और अब जाके 2020 में कंप्लीट हुई है। 2016 से सुंदर पाल इस कहानी को लिख रहे थे जब मुझसे मिले थे। तो रिसर्च के लिए टॉपिक देना तो बहुत डिफिकल्ट काम है कि मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि किस एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा आपको ज्यादा प्रभावित करता है, जिस तरीके से आप उसमें रिसर्च करके एक ऑडियंस को पेश करना चाहेंगे। मतलब ये है कि फिल्म जो है, फिल्म मेहनत और धैर्य, इसमें दोनों ही रखने होते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन धैर्य पूर्वक मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें। मुझे इसमें एक वाकया याद आ रहा है। 80 के आसपास जब अमिताभ साहब अपने चरम पर थे, तो एक लड़की ने उनसे कहा कि सर मुझे आपकी फिल्मों पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी फिल्मों पे क्यों रिसर्च करना चाहती हैं, क्योंकि इसका कोई एकेडमिक वैल्यू नहीं है। तो एक बार से गोविंदा से इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी फिल्मों में कॉमेडी है, लेकिन मेरी फिल्में कॉमेडी नहीं है। तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि सिनेमा के सोशल वैल्यू पे और एकेडमिक वैल्यू पर बातचीत बहुत कम होती है। और बहुत अच्छी तरीके से बताया विजय भाई ने कि किस तरीके से इतने सारे क्षेत्र हैं उसके तकनीकी पे रिसर्च करने के लिए। और उसके अगर हम देखें तो 2000 तक फिल्में, कभी ये एक्शन युग चल रहा है, कभी ड्रामा युग चल रहा है, लेकिन अब हर सिनेमा अपने आप में एक इनोवेशन है। विक्की डोनर जैसी फिल्म आती है, बधाई जैसी फिल्म आती है, बधाई जैसी फिल्म आती है, अंधाधुन जैसी फिल्म आती है। अनुराग कश्यप जो है एक फिल्म बनाते हैं, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म बनाते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर। हर फिल्म अपने आप में एक नया, मतलब एक तरीके का नवाचार है उसमें। मतलब कोई युग नहीं चल रहा है। जैसे आप लोगों ने विलोम बनाई, बिल्कुल नए विषय पर है। तो विषय है, मैम खुद बहुत सारे विषय बता सकती हैं। सुंदर कुछ बोल रहे, सुंदर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ विजय की बात में ऐड ऑन करना चाह रहा था। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई पता नहीं चला, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा इश्यू कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सिनेमा अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जब वो कह रहे थे कि मैं हिंदी साहित्य से आता हूँ और स्पेसिफिकली हिंदी साहित्य को फोकस करके कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदी साहित्य का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है मेरी समझ के हिसाब से। और स्पेशली शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ है तो हुआ है, उसके बाद 80 के दशक के बाद सब कुछ सुंदर वो हिंदी साहित्य पर फोकस नहीं करना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि एक फाइट का सीक्वेंस है, फिर एक कॉमेडी है, फिर एक गाना है, फिर उसके बाद फाइट का सीक्वेंस है और फिल्म खत्म हो जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत एलिमेंट जो उस तरह के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर थोड़े थोड़े
कर दिया जाता था, बट वो एक पैकेज है। लेकिन जैसे कि महेंद्र भाई ने कहा कि 2000 के बाद से अपने आप में फिल्म जो हो गई है, हर फिल्म अपने आप में एक रिसर्च है। तो अगर मुझे लगता है कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है सुंदर के साथ बार बार। प्रभांशु जी, मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आपकी तरफ से भी आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो। और मैम सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों लोग जवाब बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं, इधर से घुमा फिरा नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे और अपने बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, बहुत सर ईमानदारी ये से जवाब दिया क्वेश्चन जा रहा है, आंसर ये बॉक्स बहुत में अच्छा है एक हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। एक प्रश्न आया है, एक 11वीं के छात्र हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो एक स्टार एक्टर बनना चाहते हैं, वर्सटाइल एक्टर। वो पूछ रहे हैं कि मैं अभी से क्या करूं, प्रभांशु 11वीं आपकी के वीडियो ऑन स्टूडेंट नहीं है। है, प्रभांशु वीडियो ऑन नहीं है आपकी। अच्छा मैम, मैं ऑन करता हूँ। मैम एक 11वीं के छात्र हैं, वो अपने प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो उनका ये सवाल आया हुआ है कि वो क्या करें। वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, वर्सटाइल एक्टर, उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, उनका क्वेश्चन है वो वो शाहरुख क्या खान बनना करें। चाहते आप दोनों लोग जो हैं, बताएं, ये तो सुंदर ही बता पाएंगे अब। जी, आप दोनों लोगों में से जो भी जवाब देना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ इतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसमें। जी हाँ, तो इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। इसमें एक बहुत छोटा सा एक सिंपल सी बात है कि चाहते हैं तो आपको आपको एक जाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस ट्रेनिंग में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपने आसपास को ऑब्जर्व करें। बहुत ही बेसिक नियम है ये, बहुत ही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो उसमें आप जो है अगर आप एज एन एक्टर अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, वर्सेटैलिटी लाना चाहते हैं, अपने आसपास को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको अपने आप को ग्रास्प करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि जो एक्टिंग की जो विधा है, प्रोसेस है, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आपने एब्जॉर्ब किया है, जो आपने सोखा है, उसको शरीर में धारण करने के बाद ही उसको जब आप वापस इस्तेमाल करते हैं, तभी वो वर्सेटैलिटी क्रिएट होती है। मैं जी तो इतना ही कह सकता हूँ। एक बात महेंद्र जी एक सेकंड, एक फेसबुक पे एक क्वेश्चन जो है ये बार बार आ रहा है। जी वो ये कहते हैं, मणिकौल की फिल्मों को कैसे समझा जाए, क्योंकि उनकी सारी फिल्मों के संवाद एक ही टोन में हैं, फिर भी वे क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं मणिकौल की फिल्में? फिर से वही एक तरीका, ये जब आप मणिकौल की फिल्मों को देखते हैं तो शायद आप महसूस करेंगे कि उसमें वो एक पैकेज एलिमेंट है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपनी फिल्मों को जितना वास्तविकता के करीब रख सकें करते हैं। और ये कहना थोड़ा गलत होगा कि एक ही टोन है, लेकिन उनका जो टोन का वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं कि अपने एक्टर को बोल देते हैं कि लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, कि आप कितना वास्तविकता के करीब जा सकते हैं। तो वास्तविकता सिर्फ हमारे आसपास के सीनोग्राफी मैम एक जवाब ये भी हो सकता है कि मणिकौल साहब ने जिन लोगों को जिनके साहित्य पर फिल्में बनाई, जैसे उन्होंने मुक्तिबोध पर फिल्म बनाया और विनोद कुमार शुक्ल पर, उनका साहित्य पूरी तरीके से देखें तो एक फैंटेसी है। और जब तक आप फैंटेसी की एक विशेषता होती है, जब तक आप उसके पीछे की चीज़ को नहीं समझेंगे, आपको पर्दे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस जैसी फिल्म थी उन्होंने ऐसे उठा करके रख दिया।
और मरी कौल साहब अगर इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो फिर वो मरी कौल ही क्यों है। तो बहुत सही बात है। शानदार उनको समझने के लिए। तो हाँ प्रभांशु कुछ कह रहे थे, प्रभांशु आप पूछ रहे थे प्रश्न। प्रभांशु मैम सुन रहा हूँ आपको। हाँ, आप प्रश्न पूछ रहे थे, पूछो। मैम एक मेरा सवाल है विजय जी से कि कैमरे की नजर से आप किन फिल्मों को बेहतरीन मानते हैं, जिन फिल्मों ने आपको प्रभावित किया और आप सजेस्ट करना चाहें। फिल्में तो देखने के कई नजरिए होते हैं, लेकिन कैमरे की नजर से किसी सिनेमा को देखना अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव होता होगा। तो आप कुछ फिल्में सजेस्ट करें जो आपको लगता है कि जिसकी सिनेमा बेहतरीन रही है। सिनेमेटोग्राफी फिल्मों के नाम तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेन जो उसके पीछे एस्पेक्ट है कि अगर आपको फिल्मों को देख के, वो सीन्स को देख के कुछ महसूस हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है या डर लग रहा है या फिर खुशी हो रही है, तो इसका मतलब सिनेमेटोग्राफी ने काम अच्छा अपना सही किया है। उस इमोशन को, जो इमोशन डायरेक्टर ने सोचा है स्क्रीन पे लाने के लिए, अगर वो इमोशन ऑडियंस तक पहुंच सकता है, तो इसका मतलब कि सिनेमेटोग्राफी अपने उसमें सोची समझी एक अच्छी सिनेमेटोग्राफी की है उस फिल्म ने। अभी जो 1-2 साल पहले जो फिल्म आई थी जो मुझे काफी अच्छी लगी सिनेमेटोग्राफी में, वो थी तुम्बाड़। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने कितना लोगों की है वो फिल्म। मैंने देखी है सर वो फिल्म। हाँ, तुम्बाड़। तो उसमें सिनेमेटोग्राफी जो की थी वो पंकज कुमार ने की थी। पंकज कुमार बिहारी ही हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमेटोग्राफी की थी। तो सिनेमेटोग्राफी की उसके उसके अंदर जो दिखाया हुआ है, उसके अंदर एक टनल का सीन है, मतलब एक रूम का, उसका गैलरी जो होती है रूम के साइड में, उसका सीन है जो कि सिर्फ एक मोमबत्ती से शूट किया है, उसके अंदर और कोई लाइट नहीं है। अब ये पहले नहीं होता था। पहले टेक्नोलॉजी हमारी, जब हम सेलुलॉइड पे काम करते थे, मैंने जब शुरू किया था, मैं हंसराज के बाद मैं एमए करने जामिया गया मास कम्युनिकेशन में, तो वहां पे हमारा लास्ट बैच था जो कि हम लोगों ने फिल्म पे काम किया था, उसके बाद से डिजिटल हो गया था। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद रीड आउट काफी ज्यादा हो गया है कि सेंसर्स जो है, कैमरा जो है वो लो लाइट में भी थोड़ा बहुत दिखा सकता है। तो एक सोचना और मूड डेवलप करना, जैसे कि मोमबत्ती से पूरा का पूरा सीन दिखाना, एक अपने आप में एक सिनेमेटोग्राफी है। अगर फिल्म आप के मैं नाम लेना चाहूँ कि तुम्बाड़ मुझे बहुत अच्छी लगी। शुरू में मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012-2013 में जब मैंने पहली बार ओशियान्स में दिल्ली में देखी थी, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ कि कैसे छोटी छोटी जगह की स्टोरीज की रॉ सेंस में जिस तरीके से दिखाई है। सुन पा रहे हैं आप? एक बात जो विजय भाई ने कही, मुझे लगता है कि इस पूरे बहस की बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि सुंदर भाई ने कहा कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो विजय जी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें। ये इस बहस की बहुत अच्छी है कि जो ये सिनेमा है ये आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जितनी बारीक बारीक बातें सिनेमा कैमरे के बारे में विजय जी बता रहे हैं और डायरेक्शन के बारे में सुंदर और जो इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक 80 मिनट की कहानी को डेवलप करने के लिए बाकायदा 1 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग ली और बाकायदा उसकी तैयारी की। तो सिनेमा जो है वो पेशेंस मांगता है। आपकी एक फिल्म चल गई तो आप इसके बाद स्टार हैं आप। और कोई सवाल है प्रभांशु भाई? अगर कोई सवाल है मैम आपकी तरफ से, मैम कोई सवाल हो अगर आप पूछना चाहें। जवाब मैंने दिया, इसका आपको जवाब है मेरा। सुन पा रहे हैं सुंदर जी आप? हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रभांशु भाई बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ऐसा बीच में पिछले 8-10 सालों से ऐसी चर्चा है कि ऐसा लगता है कि खासकर बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में अच्छी कहानियों का, अच्छी पटकथा का अकाल सा पड़ गया है। घिसी पिटी कहानियां, और वैसे ही हीरो आएगा, वैसे ही अचानक से फॉरेन में दिखेगा, फिर आ जाएगा। मतलब ये होता है कि एक सस्पेंस रहे, कुछ नयापन हो सिनेमा में। बल्कि जो क्षेत्रीय सिनेमा है, खासकर जो साउथ इंडियन फिल्में अगर हम देखें, तमिल की फिल्में, तेलुगु की फिल्में, कन्नड़ की फिल्में, वहां ज्यादा मौलिकता है। कहानियों के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ।
तो जी, क्या जी। कारण आप मानते हैं? मैंने भी जितनी फिल्में देखी पिछले 10 सालों में, 2000 के पहले का सिनेमा देखें और 2000 के बाद का सिनेमा देखें, टेक्नोलॉजी जितनी मजबूत हुई सर, कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों का कंटेंट, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में सिर्फ मेरा मानना है सर एक्टिंग नहीं थी, कहानियां भी जिम्मेदार थी। तो आपका क्या सर इस पे कहना है? मैं जो आप ये कह रहे हैं, जो ये विवाद चला हुआ है पिछले 8-10 साल से कि कहानियों की कमी है, ये जो विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद सिर्फ उस जगह को खड़ा हुआ है जहां से चमक दमक ज्यादा दिखती है फिल्मों की। मतलब आप उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे बॉलीवुड स्टैंड करता है, यानी कि मेन स्ट्रीम, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि काफी हद तक कहानियों की बहुत कमी रही है वहां पर। फिर वही 4-5 फिल्मों को तोड़ मरोड़ करके मिक्स कर करके फिर उसमें 4-5 नामी एक्टर ऐड करके फिर से उसको रिलीज कर दिया जाए और वो वही पैसे कमा रहे हैं, वही वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन मौलिक कहानी या एक नया कोई कहानी जो ऑडियंस को एक नया सुख दे सके, किसी तरह का सेटिस्फेक्शन दे सके सुनने के बाद, देखने के बाद, उसकी बहुत कमी है। और इसीलिए जितना भी रीजनल सिनेमा है, चाहे आप तमिल ले लीजिए, चाहे आप तेलुगु ले लीजिए, चाहे आप मराठी ले लीजिए, ये जो जहां पे कमर्शियल एस्पेक्ट को ज्यादा, ऑफकोर्स वहां भी कोशिश की जाती है कि जितना पैसा लगाया गया शायद उसको रिकवर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी वहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को मान के चलते हैं, यकीन करते हैं कि उनकी कहानी जो वो कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचेगी और जितना उन्होंने खर्च किया शायद वो उसको रिकवर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है, विवाद क्रिएट हुआ है, वो पैसे को लेकर के ज्यादा है कि जितना भी एक मेन स्ट्रीम सिनेमा है बॉलीवुड का, वो इस बात में यकीन करता है कि अगर हम कोई नई कहानी लेके आए तो शायद ऑडियंस नहीं देखेगी। ये आप मान के चलिए। तो ये उतना ही, जैसे ये सवाल उठाया गया कि मौलिकता की कमी है, कहानी की कमी है, वो उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, हमारी ऑडियंस ही है कि अगर आप नई कहानी देखना चाहते हैं तो शायद वो लोग रिस्क ले पाए। तो शायद वहां भी कुछ लोग जो, जैसे आप मसान मान के चलिए, आप मसान आपने फिल्म देखी होगी, मसान अपने आप में एक बहुत, सुन पा रहे हैं सर कई बार सिनेमा इंटरेस्ट डेवलप भी करता है सुंदर सर, मेरा ये कहना है कि कई बार सिनेमा, बार बार हम अगर ऑडियंस को ही दोषी ठहरा दें, कई बार सिनेमा हाँ खुद इंटरेस्ट डेवलप करता है जी। हाँ हाँ। तो उसका काम जो कर रहे हैं हमारे रीजनल सिनेमा में या हमारे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं पिछले 10 साल में जो मेन स्ट्रीम को पता ही नहीं है कि वो एक ऐसी कहानी है जो वो देखेंगे तो शायद उनको कहीं ज्यादा अच्छी और सुख प्राप्त होगा देख करके, रादर देन आप किसी कमर्शियल फिल्म को देखेंगे। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन फिर वही बात है कि क्या हम उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? ये लोग कोशिश कर रहे हैं कहानी कहने की। जैसे तुम्बाड़ अपने आप में एक बहुत सेट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक कहानी जिसको बनाने में 6 साल लग गए और उसको रिलीज करने तक 6 साल लग गए, और उसके बाद कहीं जाकर के, लेकिन वो सपोर्ट क्रिएट करने में उनको 6 साल लगे, नहीं तो हो सकता था कि वो कहानी 2 साल में भी उसी लेवल पे कहा जा सकता था। तो वो सपोर्ट क्रिएट करने में, वो उस तरह का फंड क्रिएट करने में, उस लेवल का एक एडवर्टाइजमेंट, एक रीच आउट बनाने के लिए, मासेस तक पहुंचने के लिए उस तरह का एक सिस्टम क्रिएट करने में उनको 6 साल लगे, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम नहीं था जो एक मेन स्ट्रीम के पास है। तो जितने भी कहानीकार हैं जो मौलिक कहानी कहना चाहते हैं, या तो हमारे यहाँ पे एक तो मेन स्ट्रीम में भी ऐसा कोई खास सिस्टम नहीं है कि आप जाइए और आपकी कहानी जो है उसको एकदम से ले लेंगे और आपको उस तरह का रेम्यूनरेशन, उस तरह की सैलरी या उस तरह का पे आउट मिले कि आप और उनके लिए अच्छा लिख सकें। तो वो कहानी का डिमांड भी वैसे ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मेन स्ट्रीम में ऐसा है कि कहानियों की थोड़ी सी कमी है, और उसका कहानी की कमी होने का जिम्मेदार वाइस वर्सा दोनों तरफ से है। जैसा मासेस अपील करेगा वैसा ही बनाने वाला बनाएगा, क्योंकि उसका गोल सिर्फ यही है कि किस तरह से वो पैसे कमाए। और जो रीजनल सिनेमा है या जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, वो डेफिनेटली पूरी कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि वहां पे वो नई नई कहानियों के साथ आ रहे हैं। पिछले 10 साल मैंने देखा है, और शायद जो ये डिबेट खड़ा हुआ है शायद वो उसी वजह से खड़ा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो उस रीच में है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा देख पाते हैं, और वो लोग क्वेश्चन रेज कर पाते हैं कि ऐसी ही कहानियां आगे क्यों नहीं आ पा रही हैं या मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पा रही हैं।
विजय जी, आप अपना भी अनुभव इसके संबंध में कुछ शेयर करना चाहें तो ऐसी बात मतलब नहीं है कि कहानियों की कमी है। बेसिकली हाँ। क्या है कि जो हम बॉलीवुड मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा देखते हैं, उसमें कहानी सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफी टफ हो जाता है इंडिपेंडेंट कहानियों के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्लियर चीज, अब आप किसी प्रोड्यूसर से बात करेंगे कहानी के लिए तो पहला सवाल यही होगा कि कमर्शियली कितनी वायबल है ये स्टोरी, इसमें अगर मैं किसी स्टार को डालूं तो ये ऑडियंस के साथ कैसी रिएक्ट करेगी स्टोरी। उसमें भी पहले सुपरवाइजर्स होते हैं, स्टोरी सुपर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर्स होते हैं, आप उनको कहानी दिखाते हैं, फिर वो आप प्रोड्यूसर्स को दिखाते हैं, उसमें फिर वो आपका कमर्शियल फैक्टर आ जाता है। तो कहानियों की कमी नहीं है, कहानी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में उतनी नहीं बन रही है। अगर कुछ कुछ हम देखें, जैसे कि अंधाधुन इतनी अच्छी कहानी थी, मतलब उसको भी बनाया गया, उसको देखी, मतलब वो कमर्शियली वायबल भी थी और वो इन इटसेल्फ एक ऐसे सोशल मैसेज ब्रेथ टेकिंग स्टोरी भी थी। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फिल्में नहीं बनी है, कुछ कुछ फिल्में बनी है उसी में, लेकिन इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट सिनेमा इवॉल्व हुआ है वजह से हुआ, क्योंकि इन कहानियों को कमर्शियल सिनेमा में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इंडिपेंडेंट सिनेमा इवॉल्व होना शुरू हुआ। लोगों ने फिर वो खुद बनानी शुरू कर दी कि ठीक है, मुझे किसी प्रोड्यूसर के या फिर किसी डायरेक्टर के ऊपर ऐसे किसी प्रोडक्शन कंपनी या ब्रांड, जो कि जैसे कि नाम ले लो, धर्मा ले लो या फिर कोई भी ले लो, उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन सपोर्ट होगा तो बहुत सारी चीजें आपकी ग्रैंड हो जाती हैं, आपको एक एक ग्रैंड क्रू मिलता है, एक आपको लोकेशन और प्रोडक्शन डिजाइन हर चीज में, जैसे कि संजय लीला भंसाली की जो सिनेमा है वो जिस ग्रैंड तरीके से वो दिखाता है वही उनकी सिनेमा है, नहीं तो उस कहानी को कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन वो ग्रैंडनेस ही उनका एक यूनिक फैक्टर है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट सिनेमा इवॉल्व होना शुरू किया, लोगों ने रीजनल, क्योंकि कुछ डायलेक्ट वाली चीजें होती हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेट करो तो वो इमोशन और वो ह्यूमर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अगर मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करूँ तो शायद उसका कुछ मतलब वहां तक पहुंचे, बट वो जो हमारा देसी ह्यूमर है वो उसमें नहीं निकलेगा। तो इसलिए लोगों ने रीजनल फिल्म बनानी शुरू कर दी। उसमें आजकल काफी सारी फिल्में, अभी मराठी फिल्मों का ही अगर मैं लूं, मराठी फिल्मों में एक नया न्यू वेव चला, क्योंकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बोलो या फिर बॉम्बे की वजह से बोलो, कि बॉम्बे और महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है तो काफी सपोर्ट मिला मराठी सिनेमा को। लेकिन एक जो सिनेमा मराठी सिनेमा में बनना शुरू हुआ वो बॉलीवुड सिनेमा से भी बेहतर है कुछ कुछ। एक फिल्म का नाम लूंगा मैं, कोर्ट, जो कि हमारा सिलेक्शन था, इंडिया का ऑफिशियल सिलेक्शन था ऑस्कर्स के लिए, और वो मराठी फिल्म में। तो है, कहानियों को बहुत सारे लोग कहने नहीं देते हैं, जिनके पास सपोर्ट है, जिनके पास सपोर्ट नहीं है वो कह नहीं पाते हैं, और इसी चीज में उलझन में लोग फंसे हुए हैं कि वो इसलिए लोग इतना ज्यादा वर्सेटाइल कहानियां नहीं देख पा रहे हैं आजकल स्क्रीन पे। कुछ लोग फिल्म बनाते हैं, रिलीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिल्म बनाना एक अलग टास्क है, रिलीज करना उसका अलग टास्क है। मतलब अगर आपकी फिल्म अगर आपकी 5 करोड़ में बन गई तो ऐसा हो सकता है कि रिलीज के लिए आपको 10 करोड़ चाहिए हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो और कहानी की भूख लगी हुई है सबको, कि कोई किसी को भी बोलो कि मेरे पास कहानी है। अब आपके कहानी पास बहुत है। ब्रांड फैक्टर आ जाता है, तो ब्रांड फैक्टर अगर आपके पास आ गया कि आपका नाम कहीं पे देखा हुआ है या फिर कुछ नॉन नोन चीजें हैं, तो फटाक से सुनेंगे। नहीं है तो उस कहानी की वैल्यू है या नहीं है, लोग सुन के समझ में आएगा ना कि कहानी की वैल्यू है कि नहीं है। तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर सा बन गया है अपनी इंडस्ट्री में कि यहाँ पे तो ये है, वहां पे वो है, ऐसे इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए, जो कि मुझे पसंद नहीं है। पर इस स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम भी हिस्सा हैं, क्योंकि जब पैसे की बात आती है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा तो हम कहानी भूल जाते हैं कि क्या कहानी है फिर। मुझे मुझे लगता है कि विजय जी ने और तुम और सुंदर जी ने जो इस प्रश्न का जवाब, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता है, बिल्कुल एकदम अनुभव के साथ कि सही बात है। कहानियां जब सुनी नहीं जाएंगी, जब डायरेक्टर के दिमाग में सबसे पहले पैसा ही रहेगा, तो फिर वो कहानियां अच्छी आएंगी कैसे। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि मैम मैम अगर कोई सवाल पूछना चाहें, और प्रवांशु भाई।
हाँ मैं सर, कोई सवाल है और? मुझे लगता है काफी सवालों के उत्तर मिल गए हैं, और वैसे सवाल तो ढेर सारे आते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आप दोनों लोग भी काफी समय रहे, विजय जी, सुंदर जी। मैं एक एक सवाल मेरा फिर बस ये किसी है, अगली कड़ी में मुझे लगता है महेंद्र सर फिर से जोड़ा जाए। जी मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग बस थोड़े अपने कॉलेज के अनुभव को दोनों लोग शेयर करें जरूर, क्योंकि हंसराज कॉलेज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, एक छोटा सा सवाल और आया है कि अभी आने वाली फिल्में आप दोनों लोगों की कौन कौन सी है, वो लोग जानने को उत्सुक हैं। चैट बॉक्स में आया हुआ है सवाल। तो अब आने वाली फिल्म तो जो हम लोगों ने साथ में काम किया वही है। वही है। उसके अलावा कुछ कुछ फिल्मों की बातें चल रही हैं, जैसे कि कब आ रही है सर? ये सुंदर ही बता पाएंगे क्लियरली कि कब आ रही है, क्योंकि अभी अभी जो सुंदर ने एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए 6 महीने ट्रैवल करना शायद अनिवार्य है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो अभी 6 महीने तक। थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। हाँ, हाँ आप मतलब क्या, कॉलेज कॉलेज लाइफ को जरूर आप लोग थोड़ा शेयर करिए, कैसे सिनेमा और कैसे थोड़ा सा। सुंदर आपसे विजय शुरू करते विजय, हैं। अच्छा मेरे दोनों लोग बताइए से थोड़ा। शुरू करोगे? कॉलेज लाइफ तो तो मैं इंटरेस्टिंग ही होती है। कॉलेज में जब होते हैं तब उसका एहसास नहीं होता, जब कॉलेज से निकल जाते हैं तब महसूस होने लगता है कि क्या दिन थे वो और क्या हमने वक्त गुजारा। इधर उधर पूरा कॉलेज में शाम तक 5 बजे तक, कभी तो वहाँ जो हमारा कैंटीन के बाहर का इलाका है उसमें बैठे रहते थे हम लोग, लोगों को देखते रहते थे, मिलते रहते थे। और 3 साल में हॉस्टल में था, 3 साल, तो मेरा अनुभव तो 24 घंटे का है कॉलेज से। कभी रात को भी जाना हुआ तो दरवाजे से बस क्रॉस ही करना था। तो मैं तो बोलूंगा कि वो 3 साल जो मैंने हॉस्टल में, हंसराज हॉस्टल में बिताए हैं, उससे बेहतर 3 साल मैं अपनी जिंदगी के कहीं पे इमेजिन नहीं कर सकता। अगर मैं वहां नहीं होता उस हॉस्टल में 3 साल, तो मतलब मेरठ में जब मैं था, कॉलेज में मैं था, और पर्टिकुलर एक जगह से आना और सडनली हॉस्टल में 200 लोग, और वो भी अलग अलग जगह के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग चाल चलन के, तो मतलब एक एक्सपीरियंस ही माना जाएगा। एक एवरी मिनट एवरी डे लर्निंग थी वो। और इसको मैं कितना ही बताऊं, मैं वो एक्सपीरियंस जो मैंने 3 साल हंसराज कॉलेज में और हॉस्टल में रह के बिताया है, वो मैं शायद शब्दों से बयान नहीं कर पाऊं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ही अपने में एक टाइम एंड स्पेस है जो कि मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे साथ मैं अगर कहूँ तो मैं कॉलेज से पहले एक अलग तरह का प्राणी था। और जब मैं हंसराज आया तो मुझे एक्चुअली उससे पहले बिल्कुल भी इल्म नहीं था इस बात का कि दुनिया क्या है, लोग क्या है, या ये दुनियादारी क्या चीज है। तो मैं एक्चुअली मेरा जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है वो मेरा हंसराज से हुआ। तो उससे पहले मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल निकट जीरो था एकदम, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मुझे दुनियादारी का ABCD भी नहीं आता था। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हंसराज आने के बाद ही मैंने मेरी जो जिंदगी को लेकर के जो एक नजरिया है वो बदलना शुरू किया। उससे पहले मैं एक कुएं का मैटर की, मैं एक कॉलोनी में रहता था और वहाँ के 4 लोगों को जानता था और मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं थी। उसके बाद ही मैं खुला, और हंसराज के बाद ऐसे दोस्त बने, मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे दोस्त बने कि ये देखो अभी भी, ये भी विजय भी साथ में है, ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे बैचमेट्स हैं वो साथ में है। मुझे अपने स्कूल के दोस्त इतना याद नहीं है, तो मेरे जो जो पर्सनल रिलेशंस हैं या मेरे जो बहुत अच्छे रिश्ते हैं वो मेरे कॉलेज के अपने दोस्तों से हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है उस टाइम से। और एज ए प्रोफेशनल करियर भी मेरा वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद भी मैंने एज एन एक्टर मेरे अंदर से वो एक कीड़ा पहले से था, लेकिन जब वो स्केल बड़ा हुआ और समझ बढ़ने लगी, उसके बाद ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो वही दिन है जहाँ से मैं अपने आप को एक्चुअली मानता हूँ कि मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। उससे पहले की मुझे ना तो कोई खास मेमोरी
तो याद इस तरह से कोई अच्छी यादें हैं ना बुरी यादें हैं, तो मेरा जीवन शायद कॉलेज से ही शुरू हुआ। मैम मैम शायद लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो गया है मैम। हाँ महेंद्र, बताओ बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैम बस इसको खत्म कर रहे हैं, बस आप इन दो लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए कि इसके बाद नहीं नहीं नहीं, मैंने तो शुरू में कहा बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा। जल्दी से हमारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो जाए, फिर दोनों अपना बच्चे जो है कॉलेज में आएंगे, कॉलेज में मिलेंगे इनसे और स्टूडेंट से मिलवाएंगे। कॉलेज हमेशा इनके साथ है, आप कॉलेज के, कॉलेज आपके लिए है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं बेटे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। महेंद्र धन्यवाद ज्ञापन करवा दो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, थैंक यू। प्रवांशु भाई, महेंद्र, हाँ महेंद्र धन्यवाद ज्ञापन करा दो। प्रवांशु भाई, महेंद्र सर आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने 3 महीने में हमने बहुत शानदार सिनेमा के लोगों से संवाद किया। अभी कुछ दिन पहले आप जानते होंगे विजय भाई, असीम बजाज के साथ हमने एक बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर आप जानते होंगे के साथ, और अजय परमात्मा के साथ बहुत अच्छा संवाद था। जामिया से जिनकी फिल्म आई सवैया जोड़ी, संजीव कुमार झा, जिनके साथ एक बहुत अच्छा संवाद रहा। धर्मेंद्र नाथ ओझा के साथ अभी जिन्होंने कई फिल्में लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो बार बार महसूस कर रहा था कि उत्तर मुझे इतने ईमानदारी से और एकदम बिल्कुल अच्छे से, मतलब मुझे लगा कि कहीं पर भी बात को घुमाया नहीं जा रहा है, और जिस उद्देश्य से हमने किया था कि ईमानदारी से जो हमारे बच्चों को मिलेगा, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें। जी बिल्कुल सर। बात आप दोनों ने मिल करके बहुत अच्छी चीज सिखाई, और आपका बता रहा है जिस तरीके से ये प्रिया भाई बता रहे हैं एक एक चीज को कैसे, मुझे लग रहा है जब ये बोल रहे थे तो कैमरे को फील कर रहे थे, और जब आप बोल रहे थे तो आप डायरेक्शन को, एक्टिंग को फील कर रहे थे। तो ये हमारी आज की उपलब्धि है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमा मैम का बहुत धन्यवाद, उनकी सपोर्ट हमेशा। देवांशु भाई हमेशा अच्छा संचालन करते हैं, और उनके इस शानदार संचालन के लिए धन्यवाद। और अमित जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, अनिल जी हमारा सहयोग करते हैं व्यक्तिगत रूप से, उन दोनों लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासु भाई, कई लोग फीडबैक फॉर्म के लिए मैसेज कर रहे हैं। फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज दिया गया है, टू ऑल अटेंडीज कर दीजिए उसे अमित सर। 5 मिनट लिंक खुला रहेगा। विजय भाई और हाँ सारे अटेंडीज को कर दिया, अटेंडीज को भेजा है सब। अभी हम थर्ड लिंक खोल के रखेंगे, लोगों का फॉर्म भरवाना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात होगी आप। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुंदर, थैंक यू विजय, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू महेंद्र। हम ही बचे।